हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज 30 नवंबर है और आज का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसका फुल एनालिसिस लेकर आए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, जिसमें हिंदी और जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आज एग्जाम में पूछे गए। और बहुत सारे बच्चों ने बताया कि आज का शिफ्ट जो था थोड़ा टफ था पीछे लेवल का, लेकिन मैंने देखा कि जो पिछले कुछ पेपर हुए हैं उसी से प्रश्न बने हैं। 4-5 प्रश्न तो हूबहू आए हैं वही प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या आज का पेपर टफ था। अगर आपको टफ लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और हाँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, जापान के JBIC बैंक के साथ वर्ष 2020 में किस भारतीय बैंक ने USD 1 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था SBI। याद रखिएगा, जापान के JBIC बैंक के साथ वर्ष 2020 में किस भारतीय बैंक ने USD 1 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो SBI। करेंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सुप्रीम कोर्ट के किस अधिनियम से पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार? ये बहुत चर्चे में है अभी हाल ही में और इसलिए ये प्रश्न बन भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने का जो व्यवस्था की गई थी 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए, तो यह फैसला संशोधन के बाद से ही लागू हो चुका है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी मुद्दों में थी, चर्चे में थी। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा कब की जाएगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सम्मेलन होता है। तो भारत विश्व की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की समूह G20 के 2023 के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। आप लोग को याद रखना है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बार G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में होगा, इसका आयोजन भारत कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। तो एम्मा रादुकानु किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? ये करेंट अफेयर्स का बहुत चर्चे में रही थी। तो ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है। याद रखिएगा, एम्मा रादुकानु जो है ब्रिटिश टेनिस प्लेयर है और इनका जन्म हुआ था टोरंटो कनाडा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ जन्म हुआ था? टोरंटो कनाडा। हो सकता है रिपीट प्रश्न फिर से आ जाए। उन्मूलन का समानार्थी शब्द क्या है? तो समाप्ति। ये लगभग 2 बार आ चुका है। तो उन्मूलन का समानार्थी शब्द है समाप्ति। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन्यासी शब्द का शुद्ध वर्तनी बताइए। तो जो मैंने सन्यासी शब्द लिखा ये शुद्ध वर्ड ही लिखा गया, ठीक है? ये ऐसे ही सन्यासी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एकल शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर था अकिंचन। याद रखिएगा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोला जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एकल शब्द क्या है? तो अदृश्य। याद रखिएगा, जिसको देखा नहीं जा सकता है दोस्तों उसे अदृश्य बोला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शोक का विलोम शब्द बताइए। तो शोक का विलोम शब्द दोस्तों हर्ष होता है। बहुत सिंपल हिंदी का प्रश्न आ रहा है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि टफ आ रहा है। आँख में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उल्लास होना। याद रखिएगा, आँख में सरसों का फूलना मुहावरे का अर्थ होता है उल्लास होना। लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। याद रखिएगा, गहरी लेटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सभी प्रायः लेटराइट मृदाएं जंग के रंग मतलब कि लाल कलर की होती है। लेटराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं? तो वह जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं या सेल होती हैं। कोशिकाएं जीव बनाने के लिए इन कोशिकाओं को एक दूसरे को पहचान कर जुड़ जाने की ज़रूरत होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सी बहुकोशिकीय जीव है? तो याद रखिएगा, अमीबा, यूग्लिनिया, पैरामीशियम आदि। फंजाई बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, परपोषी या मृतपोषी, कैटिन की कोशिका भित्ति। उदाहरण के लिए ले लीजिए मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम। प्लांटी या पादप का देखा जाए तो कोशिकीय, यूकैरियोटिक और स्वपोषी जीव कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। SC और ST आरक्षण से प्रश्न आया था, हालांकि क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों कि कौन सा प्रश्न था, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है। एंग्लो इंडियन समुदाय SC ST को दिए जाने वाले आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। ध्यान रखिएगा।
आगे के 10 वर्षों के लिए यानी 25 जनवरी 2030 तक सीटों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए विधेयक लाया गया है। आरक्षण को आर्टिकल 334 में रखा गया है। याद रखिएगा किस आर्टिकल में रखा गया है, 334 आर्टिकल में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, चाय बागान की फसल कितने तापमान पर बर्बाद हो जाती है। दोस्तों ये बताना था आप लोग को। ये सारे प्रश्न शिफ्ट 1 के हैं 30 नवंबर के। चाय की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम होती है। 10 से 35 डिग्री तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है। चाय के बागानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों इसकी खेती के लिए 4.5 से 5 पी तक का तापमान होना बहुत ज़रूरी है चाय बागान के लिए। याद रखिएगा। अंशु किसका पर्यायवाची शब्द है, ये बताना था दोस्तों। तो बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, याद कर लीजिए। अंशु जो है इसका पर्यायवाची शब्द है रश्मि, किरण, मयूख या मरीचि। इसमें से जो भी ऑप्शन में आपको टिक करना है। अंशु जो है इसका पर्यायवाची शब्द रश्मि, किरण, मयूख और मरीचि है। आप लोग को ध्यान देना है हर एक प्रश्न पे। विश्व में सबसे ठंडी जगह कहाँ पर है, ये दोस्त पूछा गया था प्रश्न। तो ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू, ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू को दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। याद रखिएगा सबसे ठंडी जगह किसको माना जाता है, ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू। और ईस्ट अंटार्कटिका प्लेट्यू को दुनिया की सबसे ठंडी जगह माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक की रचना जेल में किसके द्वारा की गई थी। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडले जेल में यानी बर्मा में स्थित जेल है में की थी। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 2032 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ यानी होने वाला है। तो ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर किसे बनाया गया था। तो प्रश्न आया था कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर किसे बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। याद रखिएगा किसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता था। तो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा को नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। तो 1969 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम पुरस्कार जो 1969 में दिया गया था वो किसको दिया गया था। तो याद रखिए ग्रागर फिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसको दिया गया था पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल, ग्रागर फिस्क और टिनबर्गेन को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मां बनने के बाद टेनिस खिलाड़ी ने एशियन ओशिनिया टेनिस टूर्नामेंट जीता। याद रखिएगा सानिया मिर्जा। और यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आने के चांस इसके बहुत बन रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाती थी। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको ये आंसर टिक करना था, देवनागरी, हिंदी या फिर फारसी। जो ऑप्शन में होगा उसको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जूट का होता है। याद रखिएगा। और भारत पहले स्थान पर है जूट उत्पादन में और बांग्लादेश दूसरे स्थान पे। तो ये उत्पादन से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 176 किससे संबंधित है। तो दोस्तों राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से अनुच्छेद 176 संबंधित है। याद रखिएगा 176 अनुच्छेद जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रचुर का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों प्रचुर का जो विलोम शब्द होता है अल्प और इस्त। याद रखिएगा अल्प और इस्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों अल्पसंख्यक। याद रखिएगा बहुसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है, अल्पसंख्यक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृगांक का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द से प्रश्न बन रहे हैं, हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। तो याद रखिएगा मृगांक का चंद्र और इंदु पर्यायवाची शब्द होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसके दिल में दया न हो उसको क्या बोला जाता है। तो निर्दयी। याद रखिएगा जिसके दिल में दया न हो उसको निर्दयी बोला जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का सही अर्थ बताना था। तो इसका सही आंसर था अचानक या अकस्मात अपेक्षा से अधिक देना। इसको ही बोलते हैं छप्पड़ फाड़ कर देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलज किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों कमल का पर्यायवाची जलज होता है। याद रखिएगा। इनमें से कौन सा महल राजस्थान में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है 2-3 बार आ गया है, तो आप लोग इसको रट लीजिए। हवा महल। इनमें से कौन सा महल राजस्थान में स्थित है, हवा महल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं।
आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आंखें नीची होना मतलब सर में से सर नीचा हो जाना, ये मुहावरे का अर्थ है। आप लोग याद रखिएगा, मुहावरा देखकर ही जाए एग्जाम देने एसएससी जीडी का। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों ये तो क्वेश्चन हद कर दिया है, बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बता दें कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जान लीजिए, चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर, ये सारे के सारे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा इसको। पारितोषिक की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो दोस्तों जो पारितोषिक लिखा हुआ है यही शुद्ध वर्तनी है, ध्यान दीजिएगा, पारितोषिक ऐसे ही लिखा जाता है। गंभीर की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो गंभीर भी मैंने सही ही लिख कर लाया है, ध्यान में रखिएगा, गंभीर को ऐसे ही लिखा जाता है। भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन किसको चुना गया है? तो ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शेखर कपूर को चुना गया है दोस्तों, भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शेखर कपूर को चुना गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट का संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 29 अगस्त 2019 को ये बनाए गए थे। अगले प्रश्न देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना है तो असम की राजधानी क्या होगी? ये रीजनिंग में एक प्रश्न आया था। तो बिहार की राजधानी पटना है तो असम की राजधानी दिसपुर होगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे रीजनिंग के प्रश्न भी जीके से बनाए जाते हैं। केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो दोस्तों 19 जुलाई 2019 को केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को भी। तो चलिए ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है, निमोनिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा 32, अधिकतम पूछे संख्या तो 32 होता है। इसका एक सूत्र होता है 2n², याद रखिएगा 2n²। के सेल में पूछे तो 2, एल सेल में पूछे तो 8 और एम की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक बनाता है? तो दोस्तों जब एक धातु एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, याद रखिएगा। जब एक धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया या प्रतिक्रिया करता है तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और आदि आयनिक यौगिक बनते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब मिला? हालांकि ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, लेकिन करीब 6 साल पहले का है, 7 साल पहले का है। तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूछता है मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? याद रखिएगा शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। इन्हें 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में लीलावती पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों इस वीडियो को रोककर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, लीलावती पुरस्कार इतने कंपनियों को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्रुखियर किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों फर्रुखियर जो था वो मुगल वंश से संबंधित था, याद रखिएगा फर्रुखियर मुगल वंश से संबंधित था। रिपीट प्रश्न है, ये 2-3 बार ये भी आ चुका है। जल्लीकट्टू का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो खेल है यह बैल दौड़ जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें बैल और सांड को दौड़ाया जाता है, जल्लीकट्टू। हालांकि इस पर बैन लगाया गया था तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी है। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था, विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना की बात की जाए तो 5 जुलाई 1934 को किया गया था और इसका मुख्यालय है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, लेटर्स टू माई मदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज सिमनेन जो है लेटर्स टू माई मदर के लेखक हैं, याद रखिएगा। लेटर्स टू मदर बुक ऑथर नरेंद्र मोदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद भावना सोमाया ने किया था, ये भी आप लोग को याद रखना। ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा और ऐसे एनालिसिस पाने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।